योग से, आसन से, आयुर्वेदा से, मसाज से, तेल से, मेडिसिन से ये नहीं होगा। एक पेशेंट को या एक इंसान को क्या सिम्टम्स आते हैं शुरुआती जिनसे वो पहचान सके कि उन्हें किसी भी तरह की हर्निया है? Over 99% of cases, hernia will need a surgical treatment. क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? To the Da Vinci robot today, XI, it's totally changed. There's a difference like a Maruti 800 and a Rolls Royce. पुरुषों को ही हर्निया हो सकती है, विमेन को नहीं हो सकती। क्या हर्निया दोबारा हो सकता है? The answer is yes. हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ, जहां आपको मिलती है हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हर्निया। और जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर अतुल N पीटर्स, जो कि एक रिनाउंड बैरियाट्रिक, मिनिमल एक्सेस और जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर पीटर्स को 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और हर साल वो 300 से ज़्यादा बैरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि हर्निया क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, कितने टाइप्स हैं और क्या क्या नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, रोबोटिक सर्जरी के बारे में और उनसे जुड़े नए इनोवेशंस के बारे में। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि हर्निया होता क्या है, व्हाट इज हर्निया? अगर हम सरल तरीके से समझें, हर्निया एक डिफेक्ट है, यानी कि हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, हमारी लेयर्स होती हैं, राइट। जब भी कोई वीकनेस होगी कहीं पर भी और उस वीकनेस में से उसके कंटेंट बाहर आ जाएंगे तो इट बिकम्स अ हर्निया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंग्वाइनल हर्निया होता है, तो डिपेंडिंग ऑन किस रीजन में वो आता है हम उस हर्निया को वहाँ का नाम दे देते हैं। तो हर्निया बेसिकली क्या हुआ, एक डिफेक्ट जहाँ में से आपकी आते या कोई और कंटेंट वहाँ से बाहर आता है। तो अगर जैसे हम मान के चले अम्बलाइकल, हमारी जो धुनी होती है, राइट, अगर वहाँ से हर्निया बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ वीकनेस तो उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलेंगे। उसके ऊपर से आ रहा है उसको वेंट्रल हर्निया बोलेंगे। इंग्वाइनल रीजन यानी ग्रॉइन में आ रहा है उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे। साइड से आ रहा है लंबर हर्निया। हर्निया नाम के मुताबिक जिस जगह से आ रहा है वहाँ पर उसको हर्निया बोलेंगे और हर्निया बेसिकली एक फिजिकल डिफेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ था, विच आपने आई थिंक ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि कितने टाइप्स हर्निया के होते हैं। मेरे ख्याल से करीब 20-25 टाइप के हर्निया होंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप बोले कि 21 या 22 वो मुझे नहीं याद होगा। बट जैसा कि मैंने बताया, जिस जगह पे हर्निया निकल के आता है उस नाम से एसोसिएटेड होता है। या अगर पुरानी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो आपकी और वहाँ पर एक इंसिजन हुआ हो और वहाँ से निकल के आ रहा है तो इंसिजनल हर्निया कहलाएगा। अगर आपकी सांस की झिल्ली, जिसको डायफ्राम कहते हैं, वहाँ से निकल के आ रहा है तो डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो गया। तो इसी प्रकार बहुत ढेर सारे हर्नियास होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज इंग्वाइनल हर्नियास एंड वेंट्रल हर्नियास। डॉक्टर, लोगों को लगता है कि हर्निया जो है ये इसको इट कैन बी पुश्ड बैक, सो इज इट ट्रू, और या फिर ये एक मिथ है जो आप आज डिबंक करना चाहेंगे? हर्निया कैन बी पुश्ड बैक, ट्रू, ये ट्रूथ है। वाई? बिकॉज अगेन अगर आप सोचें, हर्निया क्या, एक छेद है जिसमें से आपकी आंतें बाहर निकल रही है। अब अगर सपोज मान के चलिए मुझे यहाँ पर हर्निया और वहाँ से मेरी आंतें बाहर निकल रही हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको पुश बैक कर सकते हैं, राइट। बट वो एक टेम्परेरी वे हुआ, उसको पुश करेंगे तो वापस आ जाएगा। सो दिस पुशिंग बैक इज कॉल्ड रिड्यूसेबल हर्निया। रिड्यूसेबल माने कि हम उसको दबा के वापस अपनी कैविटी में डाल सकते हैं, दिस बिकम्स रिड्यूसेबल। बट कभी कभी ये हर्निया आके वहाँ अटक जाता है, दिस इज कॉल्ड इनकार्सरेटेड और इररेड्यूसेबल, यानी कि वो आया और वो आके अड़ गया वहाँ पर। अब वो अड़ गया तो वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए दैट बिकम्स इररेड्यूसेबल। इररेड्यूसेबल हर्निया इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, उसको हमें इमीडिएटली करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि रिड्यूसेबल है तो वो ठीक हो गया? नहीं, रिड्यूसेबल इज लाइक अ टेम्परेरी थिंग, इट्स लाइक कलरिंग। मेरे सफेद दाढ़ी में मैंने 2 मिनट ब्लैक वो मारी तो उस समय ब्लैक नजर आई, राइट। सो रिड्यूसेबल दबाने से कम हो जाएगा, लेकिन इट स्टिल नीड्स ट्रीटमेंट। एक चीज़ मेरे को और बताइए कि बहुत लोग को ये लगता है कि हर्निया को हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, तो या फिर कोई ऐसी नॉन सर्जिकल अगर ऑप्शंस हैं तो उनसे ठीक हो सकता है। सो इज इट पॉसिबल? नो। सो नंबर 1, आप सरप्राइज होंगे, मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस और ऐसे इंस्टाग्राम वीडियोस देख रहे हैं जिसमें फ्लू इन्फ्लुएंजा से हम आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से और आसनों से हर्निया ठीक कर सकते हैं। आई थिंक इट्स टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड। अगर आप हमारे पहले क्वेश्चन पे जाए, जब आपने पूछा हर्निया क्या है, तब हमने कहा था हर्निया एक फिजिकल डिफेक्ट है। अब अगर फिजिकल डिफेक्ट है तो इट नीड्स फिजिकल करेक्शन, राइट।
सो क्योंकि फिजिकल डिफेक्ट है, छेद है, एक डिफेक्ट है, तो उसमें हमें फिजिकली करेक्ट करना पड़ेगा. सो इन ओवर 99% ऑफ केसेस हर्निया विल नीड अ सर्जिकल ट्रीटमेंट. हर्निया को सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं. और 1% केस में 1% जैसे इन्फेंटाइल हर्निया, जैसे बिल्कुल न्यूबॉर्न में हर्निया है, छोटा एक बेबी बॉर्न हुआ, उसको छोटा सा हर्निया है. नाउ दीज हर्नियास, वो क्या है, जैसे उसका अंडकोश या टेस्टिस नीचे आई, उसके साथ हर्निया बन गया. नाउ दीज हर्निया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन क्लोज स्पॉन्टेनियसली. सो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में वो स्पॉन्टेनियस क्लोज भी हो सकते हैं. सो इन दोज केसेस, दैट्स द रीजन आई हैव टेकन दैट 1%. उस केस में वी डोंट नीड टू डू सर्जिकल करेक्शन, बट इन ओवर 95-98% पेशेंट्स इट नीड्स अ सर्जिकल करेक्शन. तो अगर आपको हर्निया है, सर्जरी करानी पड़ेगी. योग से, आसन से, आयुर्वेदा से, मसाज से, तेल से, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा. थैंक यू, आपने ये मिथ जो है ये डीबंक किया और हाँ सारे व्यूवर्स को आपने बताया कि दैट्स नॉट पॉसिबल. डॉक्टर, अगर हम सर्जरी की बात करते हैं, इसमें तो कुछ लोग बोलते हैं कि लेप्रोस्कोपिक इज़ एन ऑप्शन, कुछ बोलते हैं ओपन सर्जरी इज़ एन ऑप्शन. तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि विच वन पेशेंट शुड ऑप्ट और कौन सी ज़्यादा सही है? तो आप उसके बारे में बताइए. सही और गलत बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाउएवर हम एक 3 अप्रोचेस बता सकते हैं. अब हर्निया क्योंकि फिजिकल डिफेक्ट है, तो हमें उसको फिजिकली ठीक करना है. अब फिजिकल ठीक करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए एक हमारी मसल लेयर है, इसमें से छेद हो गया, इसमें से आंतें बाहर आ रही हैं. अब इसको ठीक करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है. एक, या तो हम उसको टाँकों से ठीक करें, स्टील की तारें, नायलॉन की तारें, जिसको रैफी कहा जाता है, हर्नियोग्राफी. तो हम उसको नेचुरल टिश्यूज के साथ या धागों के साथ रिपेयर कर सकते हैं. हाउएवर इसका रिकरेंस रेट ज़्यादा है, यानी कि ये दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो इसलिए ज़्यादातर टाइम आजकल हर्नियोग्राफी नहीं किया जाता, एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू केसेस. लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, इन्फेक्शन होने के चांस हैं, हम मैश नहीं डाल सकते. छोटे बच्चों में जिसमें सिर्फ हर्नियोटमी करना होता है, उन केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती. दूसरा ऑप्शन होता है ओपन सर्जरी. ओपन सर्जरी जिसमें हम उसको काट के हर्निया डिफेक्ट को देख के या तो स्टिच कर सकते हैं या एक जाली या जिसको नेट या मैश कहते हैं वो लगा सकते हैं. राइट. सो ये ओपन टेक्निक हो जाता है. हाउएवर ओपन टेक्निक का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बड़ा कटेगा, जाली ऊपर से लगेगी, तो 3 महीने तक वजन नहीं उठाना, कट लगेगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. आपको कार नहीं चलानी, स्कूटर में किक नहीं मारना, ज़्यादा काम नहीं करना, एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 3 डेकेड में ये सर्जरी टोटल चेंज हो गई है. सो ओपन सर्जरी अब नहीं होती, ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी कहते हैं. उसका एडवांटेज ये है 20-25 मिनट की सर्जरी है. आप अंदर जाके उस सर्जरी को कर सकते हैं, अंदर यानी कि पेट के अंदर जाके टेलीस्कोप के द्वारा देख के, और पतले पतले 5 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, तो 3 छोटे छेद बनाए, उसके ज़रिए अंदर गए और आपने वहाँ पर डिफेक्ट को आंतों से हटाया और वहाँ पर जाली लगा दी. सो दिस इज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. Then the best or the newest technology is robotic surgery, wherein again robotic surgery actually should mean robot assisted surgery. कुछ पेशेंट मुझसे आते हैं, सर सर्जरी आप करोगे कि रोबोट करेगा? मैंने कहा नहीं, रोबोट नहीं करेगा, रोबोट हेल्प करता है सर्जरी करने के लिए. इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें हमें विजुअलाइजेशन बेटर है, 3D विजुअलाइजेशन है, और मूवमेंट्स अच्छे हैं, रिफाइंड मूवमेंट्स हैं, वेट लॉस कम है. तो ऑफकोर्स रोबोटिक सर्जरी, दो इट इज़ एक्सपेंसिव, but to the patient it becomes extremely useful and beneficial. So to summarize, open surgery कर सकते हैं, select few जिनमें हम general anesthesia नहीं दे सकते, laparoscopic कर सकते हैं for most of the other hernias, and robotic कर सकते हैं for incisional complex hernia, यहाँ पर हमें reconstruction ज़्यादा करना है. So तीनों तरीके से कर सकते हैं, they are absolutely good. आपने जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात की, मैं इस पे और आऊँगा, लेकिन उससे पहले जितना स्मूथली आपने बता दिया कि ऐसे करना है और ऐसे करना है, विद इन 25 मिनट्स इट्स डन. बट सर्जरी जब होती है, अगर सुनना ईजी होता है, बट जब जिसको होती है सर्जरी तो दर्द आई एम श्योर होता होगा. तो इज़ इट वेरी पेनफुल जो पूरा प्रोसीजर होता है? क्योंकि सबके मन में डर होता है हर्नियों से और सर्जरी से पहले कि बहुत पेनफुल होने वाला है, बहुत डरते हैं वो लोग. तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट common question which everybody faces. I understand. So number one, if it's an open surgery, it is painful. अगर ओपन करेंगे तो पेनफुल होगी. क्यों? क्योंकि आप टिश्यू काट रहे हैं, आप बड़ा टिश्यू काट रहे हैं, टिश्यू को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर से उसको फिक्स कर रहे हैं, सो इट इज पेनफुल. इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर आप जाली लगा के उसको फिक्स नहीं कर रहे, फिक्स करने का मतलब है अगर आप उस पर बोन को स्क्रूस नहीं लगा रहे,
अगर आप अंदर जाके अपनी जो पेरिटोनियम जो हमारी आंतों के ऊपर की झिल्ली होती है उसके ऊपर स्क्रूज नहीं लगा रहे, सो इट बिकम्स रिलेटिवली पेनलेस। अगर आप इसको मैं 0 से 10 के स्केल पे लूँ, तो अगर हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो उसका पेन लेवल 7 to 8 हो सकता है। लैप्रोस्कोपी में 4 to 5 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हर्निया। अगर आप स्क्रूज लगा रहे हो तो वो भी 5-6 पे जा सकता है। इन रोबोटिक हर्निया द पेन लेवल इज 1 to 2 ओनली। द लॉजिक बीइंग, एक उसके इंस्ट्रूमेंटेशन और उसका जो लीवरेज होता है बॉडी पे वो बहुत सिस्टमैटिक होता है, तो इतना पेन नहीं होता। सेकेंड, रोबोटिक सर्जरी में हम टैकर्स जिसको कहते हैं, स्क्रूज जो कहते हैं, फिक्सेशन, वो यूज़ नहीं करते, टाँके यूज़ करते हैं, तो वो बिकम्स रिलेटिवली पेनलेस। सो आप मानेंगे नहीं, मेरे जो रोबोटिक सर्जरी वाले पेशेंट हैं शो शाम को बैठ के बोलते हैं सर कुछ किया भी है, पता तो चल नहीं रहा। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ अ लॉन्ग सर्जरी, अ बिग सर्जरी, विजर्विस छोटा हर्निया और लेप्रोस्कोपी करके अगर हमने अंदर जाली लगाई है, लेकिन आपका सर्जरी का टाइम 10 मिनट था, लेकिन क्योंकि आपने स्क्रूस लगाए हैं फिक्स करने के लिए, so that's relatively more painful. So pain, robotic is the least, then lap, then open, and इसमें भी pain is very subjective. हम कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको एक कील लगने पे बहुत ज़्यादा पेन और मैं बोलूँ मज़ा नहीं आया। So pain is very subjective, but this is largely how we divide it. Perfect, डॉक्टर। डॉक्टर, अगर हम पेशेंट्स की बात करें जिनकी एज 60 अबव है या 70 के हैं और अब उनको हर्निया आई थिंक रिकर होती हैं या वो फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, जो भी होता है, तो क्या उनके लिए भी सर्जरी एक सेफ ऑप्शन रहता है या फिर और भी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है? सो ऑनेस्टली सर्जरी इज एक्सट्रीमली सेफ। इट इज़ ओनली एनेस्थीसिया, हमें सिर्फ बेहोशी का देखना है। जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे लोग जिनमें हमें ओपन करनी पड़ती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया रिस्क, बेहोशी का रिस्क। सर्जरी का कोई रिस्क नहीं है इसमें। ओके, राइट। फॉर एग्जांपल आपने बोला 70 ईयर ओल्ड, राइट, तो 70 ईयर ओल्ड में मेल पेशेंट जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं, उनको हर्निया हो गया, तो प्रोस्टेट की सर्जरी के साथ भी हर्निया किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें रिस्क देखना है एनेस्थीसिया का। सर्जरी का ऑलमोस्ट 0 रिस्क है। अगर दे आर फिट फॉर एनेस्थीसिया देन विल डू इट। इफ दे आर अनफिट फॉर एनेस्थीसिया, सपोज एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं कि नहीं इनको हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो उस केस में हम लोकल या रीजनल देके फिर हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं। बट हर्निया शुड नॉट बी केप्ट। कई लोग मेरे पेशेंट आते हैं ये तो पिछले 20 साल से है, राइट, अभी तक तंग नहीं किया। सो इट इज़ लाइक सेइंग मैं तो 200 पे गाड़ी चलाता हूँ, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब ये ज़रूरी थोड़ा ना एक्सीडेंट रोज़ होएगा, एक ही बार होना ना। सो कीपिंग अ हर्निया इज़ नॉट अ गुड थिंग। हर्निया के साथ जीना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो अटकेगा या स्ट्रैंगुलेट होगा या ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो आपको नहीं पता, और उस दिन वो एक सर्जिकल इमरजेंसी होगी। सो उस इमरजेंसी से बचना चाहिए। डॉक्टर, जैसे भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम सबको बताई कि एनेस्थीसिया इज़ द मेन फैक्टर जो डिसाइड करता है, ना कि सर्जरी। सेकंड चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि इसके साथ जीना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर सपोज़ कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उस समय फिर देयर इज़ नो ऑप्शन कि ऑपरेशन करना ही पड़ता है, तो उस समय कराया हुआ ऑपरेशन वर्सेस अगर हमें पता चल गई और हमने तब करवाई, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? एब्सोल्युटली। सो वेरी गुड क्वेश्चन के रूटीन सर्जरी यानी कि प्लान्ड सर्जरी और इमरजेंसी हर्निया सर्जरी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? रूटीन में एडवांटेज आपको ये है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो सपोज आपको डायबिटीज़ है, मैंने डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया, आपको ब्लड प्रेशर है, मैंने कंट्रोल कर लिया, कार्डियक प्रॉब्लम है, कंट्रोल कर लिया, स्टेंट पड़े है, कंट्रोल कर लिया, किडनी फंक्शन है, कंट्रोल। सो मेरे को टाइम मिला एक चीज़ कंट्रोल वे में जाने के लिए। इट इज़ लाइक अ प्लान्ड विजिट। मुझे अपने बच्चों को मिलने बाहर जाना है, मैंने अपनी सर्जरी उस दिन बंद कर दी, मैंने ओपीडी बंद कर दी, मैंने ये कर लिया, वो सब प्लान्ड वे हुआ। विज एन इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में अगर शुगर उस समय आपकी 300 है, मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर 200 पे 100 है, रिस्क लेना पड़ेगा। हार्ट में स्टेंट पड़े और आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। सो मेरे को ये सारे मेडिकल कंडीशंस के रिस्क लेने पड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं कंप्लीट काम नहीं कर पाऊंगा कई बार। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने एक केस किया, ही केम विद स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन मतलब आंत आई, अटक गई और धीरे धीरे उसका ब्लड फ्लो कम हो गया। अब जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ये आंत मर जाएगी, तो गैंग्रीन हो गया। अब इस गैंग्रीन सिचुएशन में मैंने आंतें काट के जोड़ तो दी, लेकिन अब मैं हर्निया के ऊपर जाली नहीं लगा सकता बिकॉज वो इन्फेक्टेड हो गया है। तो मैंने सिर्फ उसको स्टिच कर दिया। अब ये हर्निया मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो
मैंने इमरजेंसी में आंतों को बचा लिया, पेशेंट को बचा लिया, लेकिन हर्निया का राइटफुल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अब एक और सर्जरी होगी। सो इसलिए इमरजेंसी इज ऑलवेज अनसेफ। यस, समटाइम वी हैव टू डील विद देम, कभी कभी करना पड़ेगा, और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया हर्निया को, सोचा मुझे कुछ नहीं होगा। हम सब ये मान के चलते हैं ना कि हम बीमार नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं होगा, राइट। सो इसलिए इमरजेंसी तक ना पहुंचे, अगर है अपने सर्जन से मिले और उसको करेक्ट करें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, क्योंकि जो जेनरिक लोग हैं या जो लेमैन लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार सर्जन के पास में जाएंगे तो वो डेफिनेटली काट पीट की बातें करेगा, तो वो तो करवानी ही करवानी है। पर अभी आपने एक्चुअली में जाना कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उसको कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूँगा रोबोटिक सर्जरी पे जाने से पहले कि हमें एक पेशेंट को या एक इंसान को क्या सिम्टम्स आते हैं शुरुआती, जिनसे वो पहचान सके कि उन्हें किसी भी तरह की हर्निया है। सो हर्निया को हम ना बहुत ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी रूप से दिख सकते हैं, इंटरनल जो दिखेंगे नहीं बट हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रॉइन में मतलब इस जगह पे आपकी कोई स्वेलिंग है, अगर स्वेलिंग है वो खड़े होने पे ज़्यादा स्वेलिंग दिखती है, लेटने पे गायब हो जाती है, खांसने पे, छींकने पे, यूरिन का प्रेशर के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन के द्वारा वहाँ पर स्वेलिंग दिख रही है, तो वहाँ पर हर्निया हो सकता है। इंटरनल हर्नियस नहीं दिखेंगे आपको। इंटरनल हर्नियस मतलब सपोज आपके पेट के अंदर ही डिफेक्ट है, आपकी आंत एक आंत के नीचे से दूसरी तरफ चली गई, या मैल रोटेशन है मतलब आपकी आंतें थोड़ी घूम गई हैं, या आपकी सांस की झिल्ली जो डायफ्राम होती है, डायफ्राम में से आपका एक पार्ट स्टमक का चला गया है, या हाइटस यानी कि जो हमारे खाने की नली होती है वहाँ से और आपके जो पेट का रास्ता होता है उसको हाइटस कहते हैं, अगर वो पेट वहाँ से चला गया तो वो फिजिकली आपको नहीं दिखेगा, वो आपको इन्वेस्टिगेशंस पे दिखेगा, या तो एंडोस्कोपी पे या सीटी पे या अल्ट्रासाउंड पे। सो एक्सटर्नल हर्निया में अगर स्वेलिंग है दैट कुड बी अ हर्निया। इंटरनल यूजुअली इन्वेस्टिगेशन या सिम्टमोलॉजी यानी कि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स के मुताबिक हम बता सकते हैं ये वाला हर्निया। ओके डॉक्टर, जैसे हम कहते हैं कि 40 के बाद या 38 के बाद हमें हार्ट के लिए ईयरली कुछ चेकअप्स करवाने चाहिए और वी हैव टू मेक श्योर कि आवर बॉडी इज़ इन अ फिट कंडीशन। क्या हर्निया के लिए भी कोई रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, या ऐसा कोई टेस्ट होता है जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सो हर्निया के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, इट्स अ फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जैसे आप 38-40 के बाद आप सोचते हैं कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करा लेने चाहिए, उसी प्रकार अपने आप को जो भी आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या आसपास आपके कोई सर्जन है, एक बार जाके इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू गेट इवैल्यूएटेड। हाउएवर यूजुअली स्वेलिंग आपको दिख जाएगी। सो ये ऐसी वाली चीज़ नहीं होती कि आपने किसी आपके सर्जन ने देखे बोला अरे ये आपको हर्निया हो गया। नॉर्मली अगर आप नहाते हुए अपने आप को देखेंगे या अपने आप को वॉश करते समय कपड़े पहनते हो, आपको छोटा हर्निया स्वेलिंग दिख जाती है। स्वेलिंग आप मतलब वो फिजिकल आप अपने एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। और जब आप ओकेशनल कभी किसी प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या अपने सर्जन या फिजिशियन, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हर्निया है, कॉफ करने में कहीं दर्द हो रहा है, छोटी सी स्वेलिंग लगती है, कभी कभी आती है कभी गायब हो जाती है, तो आप अपने आप को एग्जामिन करा सकते हैं। ओके अब डॉक्टर मैं वापस आना चाहूँगा रोबोटिक सर्जरी के बारे में, बिकॉज आजकल आई थिंक इट्स अ हाइप, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो काफ़ी सारी क्यूरोसिटी है जनरल मासेस में अबाउट रोबोटिक सर्जरी। तो क्या जैसा आपने बताया ही है कि हर्नियों की सर्जरी भी हम रोबोटिक से कर सकते हैं, तो मैं उसको एक्चुअली डिटेल में आपसे और जानना चाहूँगा। सो रोबोटिक्स हैज़ बीन देयर फॉर ओवर 30 years नाउ। However, इंडिया में अभी ऑफ लेटली देयर हैज़ बीन मोर प्रोग्रेस अबाउट रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली क्या है? रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता कि एक रोबोट आता है और वो आपकी सर्जरी करके चला जाता है ना। लोगों की अंडरस्टैंडिंग रोबोट का मतलब होता है एक चलता हुई मशीन, वो आई और वो काम कर दिया। ना, रोबोट बेसिकली मीन्स एन ऑटोमेटेड मशीनरी विच कैन बी ईदर पार्शियली और टोटली कंट्रोल्ड बाय मशीन और ह्यूमंस, राइट? नाउ robotic surgery in humans. So Da Vinci system is the oldest and the most used platform. Now when I say platform, it basically means they were the first one. They had a patent for about 15-20 years that no one could make. So Da Vinci robotic system is a system wherein there are two systems. So there is something called a patient cart. एक patient cart कहते हैं, एक surgeon console होता है। Now patient cart में क्या होता है, जैसे आपने patient, जैसे अगर आप टेबल मान के चले, patient
को एनेस्थीसिया दिया, सपोज आपने पेट की सर्जरी करनी है और आपके पेट के ऊपर यहाँ पर एक हर्निया है, तो मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। सो पेशेंट जैसे लेटे हुए हैं और उनको बेहोश कर दिया गया, क्लीनिंग, ड्रेपिंग, आफ्टर ऑल सर्जिकल मेजर्स हैव बीन टेकन, सो वी कॉल समथिंग कॉल्ड डॉकिंग ऑफ द रोबोट। ना रोबोट का डॉकिंग का मतलब होता है रोबोट के आर्म्स होते हैं, जैसे 3 या 4 आर्म होते हैं, डा विंची में 4 आर्म होते हैं। आप नॉर्मली सर्जन, सपोज आपको यहाँ की सर्जरी करनी है, यहाँ पर आप 3 होल्स बनाएंगे, सो दैट सर्जन मेक्स, सर्जन इज ऑपरेटिंग। सर्जन या 3 होल बनाता है, उनमें ट्रोकार्स या जो टेलीस्कोप की जगह होती है वो डालता है। उसके बाद रोबोटिक आर्म्स आते हैं, रोबोटिक आर्म्स को सर्जन डॉक करता है, इट्स कॉल्ड डॉकिंग, राइट। उसके बाद सर्जन उसमें इंस्ट्रूमेंट, अपने हैंड इंस्ट्रूमेंट्स डालता है, राइट। द डिफरेंस बीइंग, अब ये इंस्ट्रूमेंट डाल दिए, देन द सर्जन विल गो टू अ सर्जन्स कंसोल। अब मैं वहां से अच्छा, जाके लाइक अ गेमिंग कंसोल, लाइक अ गेमिंग कंसोल। सो अब मैंने उस रोबोट को डॉक कर दिया और अपने इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए। अब मैं जाके एक कंसोल में बैठता हूँ जिसके अंदर मैं इफ आई सी, तो मेरे को 3D विजन है, 20 टाइम्स मैग्निफाइड विजन है, राइट, एंड I can control all smaller movements through my fingers. Now I have 2 fingers. अब मैं इनसे 2 कंट्रोलर होते हैं, मैं इनसे जब जो मैं कर रहा हूं उसको रोबोटिक आर्म्स अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो इट इज नॉट कि वो मैंने डॉक कर दिया, रोबोट अब सर्जरी कर रहा है, मैं बैठ के चाय पीने चला गया ना। सो आई विल सिट एंड वट एवर आई डू द रोबोट डज द सेम थिंग। अब आप बोलेंगे तो लैप्रोस्कोपी में आप कर रहे होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लैप्रोस्कोपी में I put the instruments, I look up and I do surgery like this. So I am doing it myself. उसमें रोबोटिक में रोबोट आर्म्स लगे हैं, मैं कंसोल पे जा रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो उसको वहाँ पर रोबोट कर रहा है। लैप्रोस्कोपी का जो मैग्निफिकेशन है और जो रोबोटिक मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जो लैप्रोस्कोपी है, दे आर स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, लंबे इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट, यू कैन वर्क लाइक दिस, वर्क लाइक दिस, वर्क लाइक दिस, राइट। रोबोटिक इज 360। अच्छा, सो जो ये वाला मूवमेंट है, रिस्ट का मूवमेंट, उससे रोबोटिक ही हो सकता है। अब यही आप समझिए, आप पेशेंट ऐसे लेटा हुआ, आपने यहाँ से अगर आपको यहाँ पर छत पे हर्निया करना है, अब आप स्ट्रेट से कैसे करेंगे? नॉट के नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अब तक कर ही रहे थे हम लोग, राइट, कर सकते थे। लेकिन नाउ इफ यू गो हियर, टर्न योर रिस्ट लाइक दिस एंड वर्क लाइक दिस, इट बिकम्स सो इजी, राइट। एंड बिकॉज it can be manipulated well, it is magnified, so blood loss कम है, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम है। हमारे पेशेंट 90% ऑफ आवर हर्निया पेशेंट विल गो बैक द नेक्स्ट डे। कुछ पेशेंट शाम को चले जाएंगे, कुछ पेशेंट अगले दिन चले जाएंगे। सो पेन इन रोबोटिक वर्सेस लैप्रोस्कोपिक में जमीन आसमान नहीं बोलूँगा, लेकिन सच भी फिर भी जमीन आसमान, बहुत फर्क है, बहुत सिग्निफिकेंट फर्क है रोबोटिक हर्निया में, लैप्रोस्कोपिक हर्निया में। सो एक तो पेन, फिर लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि इट इज मैग्निफाइड, आप बहुत मैग्निफाइड व्यू देख रहे हो, सो आप बहुत डेलिकेट काम कर सकते हो, इन मिलीमीटर्स कर सकते हो, राइट। सो इसलिए इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन, इन टर्म्स ऑफ ब्लड लॉस, इन टर्म्स ऑफ पेन, इन टर्म्स ऑफ अर्ली रिकवरी, रोबोटिक सर्जरी गिव्स यू एन अपर एज ओवर लैप्रोस्कोपी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और किस लिए पेशेंट्स के लिए रोबोटिक सर्जरी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो बड़ा इजी होता है ये कहना कि उनकी लाइफ इनफैक्ट काफ़ी टफ होती है, कहा जाए तो सर्जन्स की स्पेशली, कि क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको भी फटीक होता है, आप भी थकते हैं, आपको घंटों खड़ा होना पड़ता है ना, आप एक दिन के अंदर पता नहीं कितनी सारी सर्जरीज करते हैं। इनफैक्ट आप एक साल में 300 से ज़्यादा करते हैं। आप एक साल में? हाँ, नहीं, हम हर महीने करीब 150 और 200 सर्जरीज करते हैं। देखिए, आप इतनी सारी करते हैं, तो क्या रोबोटिक सर्जरी से आपको भी कुछ इन टर्म्स ऑफ आराम मिला है? क्या आप डॉक्टर्स के लिए भी एब्सोल्युटली ये है? बिल्कुल ट्रूथ है ये। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सपोज आपने ईसोफेजिक में करी, यानी कि आपके खाने की नली का कैंसर है, या पेट का कैंसर है, या लोअर रेक्टल कोई प्रॉब्लम है ना, लैप्रोस्कोपी में आप 3-4 घंटे खड़े रह के स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हो, देख उधर रहे हो, कर इधर रहे हो। सो देयर इज अ डिफरेंस इन अ रोबोटिक सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपके मूवमेंट्स ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जब मैं इंस्ट्रूमेंट राइट कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट जा रहा है, और जब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो वो राइट जा रहा है। सो हमारे ऑपोजिट मूवमेंट्स होते हैं लैप्रोस्कोपी में, देखना वहाँ होता है, ऑपोजिट मूवमेंट्स करने होते हैं। वेयर एन इन अ रोबोटिक सर्जरी, एक आप बैठे हुए हो,
You can be comfortably sitting, so your back is supported. Secondly, your movement is the same. Your right becomes right, left becomes left, right? Then minute suturing becomes easy. So strain on the neck becomes less. Eye strain becomes less, right? So it is not only advantageous for the patient, but also for the surgeon. Surgeon के लिए it is easy. It is because it is magnified, you can do a much better and a precise job. तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमन एरर भी जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है? So I've been doing laparoscopic surgery for close to 30 years now, and so ये कहना कि robotic में वो zero हो जाएगा, लैप में ऊपर आएगा would not be right answer. Okay. However, I would say कि robotic surgery, because of the technology and magnification, it is close to zero. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सब इंडियन फैमिलीज उनसे रेजोनेट करेंगी, वो है बजट. तो बहुत लोग ये होता है कि एडवांसमेंट जो होती है उसके साथ में एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है. आई नो कि बहुत सारे लोगों की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होती है जिसमें कवर्ड होता है. तो अगर मैं एक जो हमारी जनता है उनको मैं कहना चाहूँ कि एक डिफरेंस बिटवीन अ रोबोटिक हर्निया सर्जरी वर्सेस अ लेप्रोस्कोपिक वन, तो उसमें कितना अंतर हमें देखने को मिल सकता है? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा होता है रोबोटिक. Okay. So in a जो भी laparoscopic surgery, because different people have different types of hernia, but अगर मैं एक मोटा मापदंड मान के चलूँ, and robotic system भी ढेर सारे हमारे पास हैं, Indian made robots भी हैं and Medtronic based robots भी हैं, Da Vinci भी है. So from different to different robotics, I think anything between 80,000 to about 1,50,000 का difference होना चाहिए between a hernia plus robotic. So robotic can be this much extra, but advantage to the patient is far beyond this money, far beyond. Secondly, some insurances are not giving it, which is wrong. They have no right to decide which treatment the patient should take. Okay. They have no right, they have no business, right? जब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तब आपने मुझसे पूरा प्रीमियम लिया है. Then it is my choice to take the best. मैंने इंश्योरेंस क्यों कराई है? To take the best, the rightful one. Correct. Who are you to dictate कि ये कर लो, ये कर लो? For example, I'll give you another example. कुछ जो policies हैं उसमें वो कहते हैं the mesh that is to be used should be the cheapest, right? जो जाली लगा रहे हैं आप, अगर आप जाली पे भी कैपिंग लगा दोगे, सो जो बेस्ट जाली या mesh है वो महंगी है, right? तो जब मैंने इंश्योरेंस कराई थी तब तो कैपिंग नहीं था ना, तब तो आपने बोला कि आप करा लो. सो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड दे आर नो वन टू डिक्टेट कि ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, राइट? इट शुड बी डिक्टेटेड बाय द पेशेंट एंड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. कमिंग बैक टू आई वुड से रोबोटिक सर्जरी, तो क्योंकि ये इंडिया में हर जगह तभी अवेलेबल नहीं है. Largely most of the bigger hospitals and very many government hospitals also. Okay. Very many government hospitals, right? It's available, okay. But even for hernias, probably no. Okay. Probably no. So mainly for cancers, yes. Okay. For prostatic cancers, yes. But for general surgery, for hernias, for other things, probably no. So वहाँ पर आप right है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा availability नहीं है. तो आपको भी आई एम श्योर ट्रेनिंग मिली होगी बिफोर परफॉर्मिंग इट. ओह एब्सोल्युटली. तो आप मुझे अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि जब आपको पहली बार इससे रूबरू करवाया गया था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कितना टाइम आपको लगा, क्योंकि हैंड्स ऑन उस पे होने के लिए? सो बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज अ गुड लैप्रोस्कोपिक सर्जन. मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ठीक करता हूँ. तो जब 2016 में रोबोट की बात हो रही थी तो उस समय SI करके एक सिस्टम आता था डा विंची का. तो जो लोग करते थे मैं उनको देखता था, तो उनको एक हर्निया करने के लिए 2-3 घंटे लग रहे हैं, कुछ करने के लिए 2-4 घंटे लग रहे हैं, फिर मूवमेंट्स अच्छे नहीं हैं. फिर उस समय रोबोट्स के जो एनर्जी डिवाइस थी, एनर्जी डिवाइस मतलब जो आपको ब्लड वेसल्स को सील करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं, या स्टेपलिंग डिवाइस, वो असिस्टेंट करता था. जो रोबोटिक्स पे ये चीज़ें नहीं थी उस समय. सो जब मैंने स्टार्ट नहीं किया तो आई यूज्ड टू कंडेम इट. आई यूज्ड टू से ये बेकार है बिल्कुल. अच्छा. ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बेकार है, इसमें सर्जन के हाथ में तो कुछ है ही नहीं. सर्जन कंसोल में बैठा है, जो आपने स्टेपलिंग करनी है वो असिस्टेंट सर्जन कर रहा है, जो एनर्जी करनी है वो असिस्टेंट कर रहा है. तो जब सर्जन के कंट्रोल में कुछ नहीं है तो दिस इज इनकम्प्लीट सर्जरी. आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट.
सो अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ मेरे यार दोस्त सर्जन कहते हैं, डू यू डू इट? मैंने कहा नहीं. ही सेड यू कांट कंडेम समथिंग दैट यू कांट डू. तो मैंने बात समझी, मैंने कहा ये बात तो सच है. फिर मैंने कहा ठीक है. फिर 2016-17 में मैंने 20-25 प्रोसीजर्स किए. मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा अभी बेकार है, अब तो मैं करके बोल रहा हूँ बेकार है ये. So now I know. But over a period of time, so it's been almost, I won't say decade, but about 7, 8, 9 years now, the robotic platform changed. From a robot जिसके सुराग बड़े होते थे, मैन्यूवरेबिलिटी कम थी, बहुत बल्की आर्म्स होते थे, एनर्जी नहीं होता था, फॉरसेप्स अच्छे नहीं होते, to the Da Vinci robot today, XI, it's totally changed. There's a difference like a Maruti 800 and a Rolls Royce. इतना फर्क है दोनों में, right? So then once we got trained into the newer system, then I realized this one is generations ahead जो हमने सीखा था. So then over a period of time we realized that ये करना है. Of course everyone needs to take a training. फिर आपको अंडर प्रॉक्टरशिप करना होता है कि आपने X नंबर ऑफ केस, आपके कोई अच्छे सर्जन आएंगे वो आपको गाइड करेंगे. फिर आप सर्जरीज करते हैं एंड फिर हमने सर्जरीज करी एंड बाय गॉड्स ग्रेस नाउ आई एम द प्रॉक्टर. मैं जाके लोगों को रोबोटिक सर्जरी सिखाता हूँ. सो आई थिंक primarily because the robotic systems have become very advanced. So that is the reason why it's safer, cleaner, much less pain, good for the patient, good for the surgeon. Perfect. आपने बहुत अच्छे से बताया कि इट्स एक्चुअली अ साइकिल जहाँ पे आप सीखते हैं, फिर आप परफॉर्म करते हैं, अब आप दूसरों को भी ट्रेन करते हैं. जी. अब सर्जरी के बाद अगर हम पोस्ट सर्जरी केयर की बात करें तो ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट की कंसिडरेशंस हैं जो पेशेंट्स को या फिर व्यूअर्स को पता होना चाहिए पोस्ट सर्जरी? आई नो ये बड़ा स्ट्रेंज लगेगा लोगों को सुनने में जब मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैंने आपकी रोबोटिक सर्जरी करी है, अगले दिन जब मैं आपको डिस्चार्ज करने आऊँगा तो मैं आपको बोलूँगा चलिए फिरिए, उठिए, बैठिए, नहाइए, धोइए, सीढ़ियाँ चढ़िए, कार चलाइए, स्विम करिए और जो मन करता है वो कीजिए. अगले ही दिन? अगले दिन. मैंने इसलिए पहले बोला कि आपको स्ट्रेंज लगेगा. अगले दिन आफ्टर माई रोबोटिक सर्जरी, और अगर मेरे कुछ आपके कुछ दर्शक जिन्होंने मुझसे कराई है दे विल एग्री टू, लाइक येस्टरडे हमने एक पेशेंट किए थे, वो बाली से आए हैं एंड उनका बड़ा सा हर्निया था. पहले हर्निया हो चुका था, इंसिजनल हर्निया था, 2-2.5 घंटे लगे सर्जरी करने को. लेकिन आज एक तो कोई स्टिच नहीं है, कोई बैंडेज नहीं है. सो नो स्टिचेस, नो बैंडेजेस. सुबह उन्होंने शावर लिया है. आज से ही इज़ अलाउड टू वॉक, स्टेयर्स, चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, नहाना धोना, सीढ़ी, एवरीथिंग नॉर्मल. उनका बल्कि क्वेश्चन रहता था मैं गोल्फ खेलने कब जा सकता हूँ. मैंने कहा जब आपका मन करे. थोड़ा सर्जिकल पेन है, जब आपको लगता है जा सकते हैं. सो अब आप इस शब्द को आज से 20 साल पहले ले जाइए जहाँ पर ये रोबोटिक सर्जरी नहीं थी, ओपन था. अब यही सेम सर्जन अपने पेशेंट को अब जाके बोल रहा है. अच्छा. अब आपकी सर्जरी हुई है, 3 महीने तक आपने स्कूटर पे किक नहीं मारनी, आपने भारी वजन नहीं उठाना. अगर आप सब्जी उठा रहे हो तो 1 या 2 किलो, उससे ज़्यादा नहीं. सीढ़ी पे एक के करके नहीं चलना, दोनों स्टेप एक साथ लेने हैं. अभी 10 दिन तक नहाना नहीं है, वूंड का ध्यान रखना है. अगर पक जाए तो हमें आके दिखाना है. फीवर या स्वेलिंग हो तो इमीडिएटली आके दिखाना है. राइट. फ्रॉम दिस पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस टू दिस पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस, ये एक एरा ही डिफरेंट है. इट्स क्वाइट अ जर्नी. It's a different era altogether. जी. So it has changed. So from all the viewers, robotic and a few laparoscopic surgery, no stitches, no bandages. अगले दिन चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, खाइए पीजिए, नहाइए धोइए, ऐश कीजिए. जी, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर. बहुत लोग बोलते हैं कि हर्निया वापस आ जाती है, तो आप ये एक चीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बहुत लोगों से हमारे कमेंट्स भी आते हैं कि हर्निया करवाई थी पर वो वापस आ गई. तो क्या हर ट्रीटेड या ट्रीटमेंट करवाई गई हर्निया वापस आएगी, और आती हैं तो क्यों आती हैं? आप ये एक बार इस एरिया को, जो एक ग्रे एरिया है, इसको आप प्लीज वाइट करिए. इसको वाइट करना बड़ा आसान है. कैन हर्निया रीअकर, क्या हर्निया दोबारा हो सकता है? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. क्या हर पेशेंट को हर्निया दोबारा होगा? द आंसर इज नो. So in terms of percentage, less than 0.5 to 1% recurrence. That's it. Okay. So अगर मैंने 100 केस किए हैं तो उसमें से शायद एक को या 200 में से शायद एक को हर्निया दोबारा हो सकता है. रीजंस क्या है हर्निया दोबारा होने के? नंबर 1, गलत सर्जरी, गलत सर्जन, गलत पेशेंट. बड़ा आसान है. Okay. गलत सर्जरी, गलत सर्जन, गलत पेशेंट. इसका मतलब गलत पेशेंट. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ
मैंने सर्जरी ठीक नहीं करी। मेरे को जाली लगानी थी 10 बाय 10 की, मैंने लगाई 5 बाय 5 की। मेरे को जाली लगानी थी, मैंने स्टिच कर दिया। मैंने जाली लगा के ठीक से फिक्स नहीं किया। सो सर्जन एरर जो आज की डेट में क्लोज टू 0 है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सर्जन्स, आई वुड से 99.99 सर्जन्स डू हर्निया सर्जरी ब्रिलियंटली वेल, राइट, ट्रेन्ड सर्जन्स। अब आप किसी गलत हाथ में पहुंच के, जो वो रियल सर्जन नहीं है या अपने आप को सर्जन कहलाते हैं, आई डू नॉट नो, बट 99.99 surgeons would know hernia very well. So सर्जन फैक्टर हट गया, राइट। गलत सर्जरी, जैसे मैंने बोला, कभी कभी मैश का साइज डिफरेंट हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। वो भी आजकल नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि सर्जन्स अच्छे हैं, राइट। और मैं एज अ कम्युनिटी बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 99% ऑल सर्जन्स कैन डू हर्निया सर्जरी वेल, राइट। नाउ देयर अप्रोच कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं बोलूँ आपको कि मैं आपकी रोबोटिक करूंगा और दूसरे डॉक्टर साहब आपको बोलें कि मैं तो ओपन में कर सकता हूँ, तीसरे बोले मैं तो लैब कर सकता हूँ। सो दैट इज पेशेंट चॉइस एंड सर्जन चॉइस, बट इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स तीनों अपनी अपनी जगह ठीक है। देन इज द पेशेंट फैक्टर। पेशेंट गलत है, यानी कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, यानी कि एक पेशेंट को सीओपीडी है, यानी कि क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है, वो खांसता ही रहता है, ठीक है ना। आपने उस पर जोर नहीं दिया, आपने जल्दी से हर्निया कर दिया। वो खांस के एब्डोमिनल प्रेशर इतना होगा कि द चांसेस ऑफ रिकरेंस आर हाई। सेकंड है, पेशेंट को प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है, वो यूरिन पे बहुत जोर लगाते हैं, आपने पहले हर्निया कर दिया, यूरिन पे ध्यान लगाया, अब वो बार बार प्रेशर दे रहेंगे तो मसल्स पुल होती रहेंगी। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या पेशेंट को HIV है, पेशेंट को क्रॉनिक डायबिटीज है, ओबेसिटी है जहां उनकी मसल्स है नहीं, फैट पूरा फैला हुआ है, या क्रॉनिक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, मसल्स पावर कम है। सो इन ऑल दीज मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम द चांसेस ऑफ रिकरेंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सो इसलिए तीनों चीज़ों को ध्यान देना है। तो रिकरेंस रेट इज लेस देन 0.5%। सो ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि एक सर्जन को सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं, बल्कि ओवरऑल बॉडी, उनकी क्या कंडीशन है, क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, कंडीशंस हैं, उनको भी ध्यान में रख के ये सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। डॉक्टर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या हर्निया सर्जरी के साथ में हम कोई और सर्जरी भी कंबाइन कर सकते हैं या नहीं? सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हर्निया के साथ हम बाकी सर्जरी या बाकी सर्जरी के साथ हर्निया कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब एक कंटामिनेटेड सर्जरी करनी। कंटामिनेटेड सर्जरी यानी कि सपोज आपका आंतों में कोई रुकावट है और आंतें खुली हुई हैं और अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पर पस है और वहाँ पर आप हर्निया करें, तो उन केसेस में इन्फेक्टेड सर्जरी के साथ नॉर्मली हम हर्निया सर्जरी नहीं करते। हावेवर बाकी सर्जरी के साथ, जैसे अगर प्रोस्टेट की सर्जरी हो रही है, हर्निया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोटापे की सर्जरी हो रही है, हर्निया कर सकते हैं, कर सकते हैं। हिस्टेक्टमी हो रही है, हर्निया कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों हर्निया एक साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। जॉइंट के साथ हर्निया कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई भी क्लीन सर्जरी है, क्योंकि हर्निया में हम जाली लगाते हैं, वी वांट ए क्लीन एनवायरनमेंट, सो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज हम दूसरी सर्जरी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डॉक्टर, हर्निया के साथ में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक था कि हर्निया दोबारा हो सकती है नहीं, या बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मर्दों को या कि पुरुषों को ही हर्निया हो सकती हैं, विमेन को नहीं हो सकती। सो आपने इतने सारे सालों में ऐसे कौन सी मेन मिथ्स हैं जो आज आप डीबंक करना चाहेंगे यहाँ पे? सो नंबर 1, जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हर्निया क्या एक डिफेक्ट है। नाउ डिफेक्ट नॉर्मली एक नॉर्मल कंजेनिटल जहाँ वीकनेस होती है वहाँ जल्दी आता है। अब अगर आप देखें मर्दों में, इन मेल्स जो टेस्टिकल्स होते हैं वो हमारे पीछे डेवलप होते हैं। बेसिकली टेस्टिकल्स बैक पे डेवलप होते हैं और वो नीचे आते हैं। जैसे बर्थ हो रहा होता है तो वो नीचे आते हैं, मसल्स के थ्रू कैनाल में जाके फिर स्क्रोटल सैक पे नीचे चले जाते हैं। सो क्योंकि टेस्टिकल्स नीचे आ रहे हैं तो एक पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। सो दिस बिकम्स अ कंजेनिटल वीकनेस। सो इंग्वाइनल हर्नियास इज 8:1। तो अगर 10 लोग आएंगे, 10 में से 8 या 9 मर्द होंगे, 1 या 2 लेडी होंगे। सो इंग्वाइनल हर्निया में मेल प्रिपोर्टेंस बहुत हाई है, बट वेंट्रल हर्निया में इज यूजुअली द लेडी। क्यों? क्योंकि शायद मोटापा ज़्यादा होता है। फिर जो हमारा अम्बलिकस है, राइट, अम्बलिकस मतलब जो धुनी कहेंगे, वहाँ से अम्बलिकल कॉर्ड जाती है जो अब बच्चे को होती है, तो वो एक कंजेनिटल वीकनेस सबकी। सो वहाँ पर हर्निया होना बहुत वो है।
तो इसी प्रकार अब लेडीज़ में सिजेरियन ज़्यादा होता है, अब आदमी में तो सिजेरियन नहीं होगा ऑब्वियसली, तो लेडीज़ को सिजेरियन होता है, तो इंसिजनल हर्नियास लेडीज़ में ज़्यादा होता है। ओके, राइट। फिर मोटापा किस में ज़्यादा हो रहा है? लेडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हाइटल हर्निया शायद लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा होएगा। सो ये दोनों वेरी करते रहे। इंग्वाइनल का जैसे 8:1 का रेशियो है, बाकी हर्नियास ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट इंग्वाइनल मेल्स में ज़्यादा होता है। डॉक्टर इसके साथ में एक मिसकंसेप्शन और है कि जो मैश होती है, मैश जो कि सर्जरी में यूज़ की हुई होती है, तो ये मैश के बारे में आई थिंक व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कौन सी मैश का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इसके अराउंड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सो मैश एक प्रोस्थेटिक मटेरियल है। प्रोस्थेटिक का मतलब एक एक्सटर्नल मटेरियल है रीइंफोर्समेंट के लिए। तो इसको हम कैसे मान के चलें कि अगर आपने एक इतना बड़ा गड्ढा है, अब उस गड्ढे को आप सीमेंट से भी भर सकते हैं और आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ जाल लगा दें तो बेटर होता है। सो जाल और मैश बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसके ऊपर आपके बॉडी टिश्यू ग्रो करें। तो इनिशियली मैश आपको स्ट्रेंथ देता है उस छेद को बंद करने के लिए, बट द आइडिया ऑफ द मैश इज नॉट कि वो जाल रोके, आइडिया है उसकी जाली के ऊपर आपकी टिश्यू ग्रोथ होए, तभी वो जाल है। अगर हमें उसको ढक्कन की तरह इस्तेमाल करना होता कि जी ये छेद है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा दो ताकि चीजें बाहर ना निकले, तो इट शुड बी सॉलिड। करेक्ट, इट शुड हैव बीन सॉलिड। एक सॉलिड टुकड़ा होना चाहिए जो यहाँ लगा दे। करेक्ट, राइट। तो हमने जाल की यूज किया, जाल इसलिए यूज किया ताकि उस पर हमारे नेचुरल टिश्यू ग्रो कर सके। तो अब मैश पॉलीप्रोपिलीन एक पॉलीमर होता है, पॉलीप्रोपिलीन उसकी बनती है नॉर्मली, और उसके ढेर सारे अलग अलग तरीके होते हैं। फिर मैश कितने ग्रामेज की है, हल्की है, लाइट वेट, एक्स्ट्रा लाइट वेट, हैवी वेट, हैवी में, तो वो ग्रामेज के मुताबिक भी इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरी चीज़ मैश पे देखी जाती है उसका पोर साइज, कि जाली कितनी बड़ी है, राइट। तो उसमें कितने माइक्रोन में कितने माइक्रोन का छेद है। तो जितनी थोड़ी लूज होगी तो उसमें हमारे शरीर की जो कोलेजन फाइबर्स है और जो अलग फाइबर्स है ग्रो करना आसान होगा। जितनी लाइट होगी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम होगा, राइट। तो मैश यूजुअली पॉलीप्रोपिलीन की बनती है, राइट, और बहुत तरह की होती है, बहुत डिफरेंट कंपनीज है। मेट्रॉनिक एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि यूएस की कंपनी है, दे मेक एक्सेलेंट मैशेस। Dynamesh is another very good company which makes, J&J makes very good meshes. So there are different companies and Indian अच्छी companies है कुछ mesh जो बनाती हैं। So basically mesh हम usually lightweight करते हैं, usually porous size थोड़ी ज़्यादा करते हैं ताकि आपकी natural fibers उसमें grow कर सके। Okay. So इसलिए meshes का होना important है, और mesh is not only a physical barrier, ये नहीं कि mesh लगा के उससे सारा barrier होगा। Correct. So that is what is important. डॉक्टर, हर्निया सर्जरी के बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। Any surgery will have its associated problems. The commonest ones is a seroma formation. Commonest मैं इसलिए बोल रहा हूँ because ये काफ़ी common होता है। seroma का मतलब कि जहाँ पर आपने सर्जरी करी है, so हुआ कि आपका एक हर्निया था, वहाँ से आंतें जा रही थी, अब आपने आंतों को वापस कर दिया, यहाँ पर जाली लगा दी, बट ये कैविटी तो कोलैप्स नहीं हुई ना, यहाँ तो हर्निया था। अब इस कैविटी में पानी भर सकता है, पानी मतलब नॉट पानी बट टिश्यू फ्लूइड, जो फैट था वो गल के भर गया, थोड़ा ब्लड का वो हो गया, तो सिरोमा फॉर्मेशन इज द कॉमन वन। तो ये सबसे कॉमन है। सेकेंड इज इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बिगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इन्फेक्शन सिर्फ तभी होता है जब आपने क्लीन नहीं किया हो, प्रेप ठीक ना किया, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक ना हो, इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल ना हो। आई हैवंट सीन इन्फेक्शन फॉर लास्ट मोर देन 2 decades. So हमें इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता, बिकॉज हर्निया इज अ क्लीन सर्जरी, इट शुड बी डन वेरी क्लीनली, एंड आपके इक्विपमेंट बहुत स्टेराइल होने चाहिए, आपका एनवायरनमेंट बहुत ठीक होना चाहिए। सो इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। इन स्मॉलर टियर 2, टियर 3 स्मॉलर नर्सिंग होम्स हो सकता हो, बट आई हैव सीन some of the nursing home also maintaining a very good sterilization technique. So ये कहना कि छोटे में होगा बड़े में नहीं होगा is wrong, but important is कि sterilization techniques अच्छे होने चाहिए, instruments साफ होने चाहिए, meshes should be good, expiry वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सबसे important sterilization and OT का जो environment है और skin preparation आपकी अच्छी होनी चाहिए।
So normally infection. So seroma infection are two things. Bleeding can happen rarely, but it's not that. And very rarely जब infection है, there's something called explantation. अगर infection हो गया है और एक बार जाली में infection हो गया, वो जाली को निकालना पड़ेगा, no matter what you do. अच्छा, अगर आपने अंदर जाली लगाई है और ऊपर स्किन इन्फेक्शन आते आते जाली तक आ गया है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सालों तक पट्टी करा सकते हो. मैं सालों बोल रहा हूँ, दिनों तक नहीं कह रहा. वो इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, मैश को निकालना ही पड़ेगा. सो इसलिए इन्फेक्शन बिकम्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका रेट अगेन शुड बी लेस देन 0.5. सेकेंड इज द सीरोमा, वहाँ पर थोड़ा फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, एंड ब्लीडिंग. सो दीज आर 2-3 इंपॉर्टेंट वंस, एंड ऑफ कोर्स रिकरेंस जो हमने पहले बात की थी. जी डॉक्टर, अगला क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट वो ये है कि जैसे अगर सपोज कोई लेमैन इंसान है, वो कैसे डिसाइड करे कि अगर मुझे सपोज कहीं की भी हर्निया है और मेरे को सर्जरी करवानी है, तो मैं किन आधार पे या किन पैरामीटर्स पे अपने सर्जन का सिलेक्शन करूं? ये मैं व्यूअर्स को ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए है. सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सबसे इजी होता है सर्जन के बारे में थोड़ा सा जान लेना, थोड़ा क्रेडेंशियल जान लेना कि क्या वो सर्जरी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से कर रहे हैं कि नहीं. समटाइम्स अगर कोई ऐसा है कि आप उनके गूगल रिव्यू देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो जेन्युइन पेशेंट है, बिकॉज यू विल नो रिव्यू भी फेक हो सकते हैं. सो आप उनके बारे में जान सकते हैं फ्रॉम सम रिव्यू, उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे समझ सकते हैं. और बेस्ट होता है उनसे जाके मिलो, मतलब टू नो अ सर्जन. अगर आप मिलेंगे तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि वो कितने जेन्युइन है, क्या उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, नहीं किया, एंड क्या वो सर्जन विलिंग है अपने पुराने पेशेंट्स का बताते हुए. क्या सपोज आप मेरे पास आए जी, आप मुझे नहीं जानते, आपने सिर्फ मुझे रिव्यू पे देखा और आपने सिर्फ गूगल पे सर्च किया डॉक्टर अतुल पीटर्स चलते, तो अब आप बोलते हैं सर देखिए ऑनेस्टली बात करके तो बड़े अच्छे लगे, लेकिन मुझे नहीं पता आप सच बोल रहे हैं कि नहीं. Correct. तो क्या मैं आपके कुछ पेशेंट से बात कर सकता हूँ? देन आई शुड बी विलिंग कि बोलूँ हाँ ठीक है, ये मेरे पिछले 100 पेशेंट हैं, आप चूज कर लो किससे बात कर लो. ओके, राइट. विज़ सपोज यही बेरियाट्रिक सर्जरी है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा जो बेरियाट्रिक है वेट लॉस सर्जरी, सारे लोग बताते नहीं कि हमने कराई है. करेक्ट. बेरियाट्रिक आधे लोग छुपाते हैं. करेक्ट. सब लोग कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं, हमने ये नहीं खाया, हमने नमक नहीं खाया, हमने तो आधे योगा किया. मेरे आप मानेंगे नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सो कॉल इन्फ्लुएंसर हैं आज भी, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम देम, जिन्होंने कि सर्जरी मैंने करी है. अच्छा. और वो आज ये बोलते हैं वो लाइफस्टाइल कोच बन गए हैं और वो योगा कोच बन गए और कह रहे हैं हमने अपना वेट ऐसे कम किया, विच इज सो रॉन्ग. एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो नॉर्मली बेरियाट्रिक लोग नहीं बताते, बट हर्निया लोग बताते हैं हमने हर्निया सर्जरी कराई थी. सो इसलिए आई थिंक आई शुड बी विलिंगली टेलिंग यू कि ये मेरे 100 पेशेंट हैं या 200 पेशेंट हैं, जिससे मना है उठा के बात कर लीजिए. सो दैट कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस के हम कैसे कर रहे हैं. राइट. सो आई थिंक दैट इज दिस आर अ फ्यू वेज, बट वेरी डिफिकल्ट टू समटाइम चूज के क्या ये जेन्युइन है, क्या जेन्युइन नहीं है. आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी एंड थोड़ा सा सर्जन से मिलके आई थिंक दोनों से यू शुड बी वाइब आ जाती है. एक वाइब आ जाती है. यू विल नो कि हाउ कॉन्फिडेंट द सर्जन इज एंड हाउ वर्क वर्क्स. डॉक्टर, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कोई मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या एक अच्छी हैबिट्स को अपना सकते हैं जिनसे हर्निया हो ही ना? इज इट पॉसिबल? सेकेंड क्वेश्चन इज कि इफ माई सर्जरी इज डन, पोस्ट सर्जरी में अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या कर सकता हूँ? सो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ईजी है, इसलिए पहले वो दे देते हैं. ठीक है जी. कि सर्जरी के बाद हम मॉडिफिकेशन क्या करें. सर्जरी के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़े से ओबीस हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस ज़रूर करें, क्योंकि अगर वेट लॉस नहीं करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रांग नहीं होंगी, आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता रहेगा, सो हर्निया के रिकरेंस चांसेस बढ़ जाएंगे. सो वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, गुड डाइट, अ गुड प्रोटीन डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्रोटीन ज़रूर लें बिकॉज योर मसल्स नीड प्रोटीन, everyone needs protein. So a good protein diet should be there. Weight loss, if indicated, is good, and otherwise a good healthy lifestyle.
वाइटामिन मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट। वाइटामिन डी आप देखेंगे सबको कमी होती है हमारे हिंदुस्तान में, मुझे भी है। आयरन सबको कमी रहती है। सो अगर ज़रूरत पड़े तो वाइटामिन सप्लीमेंट्स लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, अच्छा प्रोटीन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट विल प्रिवेंट हर्निया। नाउ योर सेकंड वाज कैन यू डू समथिंग टू प्रिवेंट अ हर्निया फ्रॉम कमिंग? इसका आंसर एक्चुअली इज नो। और जब मैं बोलूँगा नो तो कुछ भी और कहेंगे नहीं, हमने तो सुना है कि योगा में अगर आप ये करेंगे तो हर्निया नहीं होगा और आयुर्वेद में ये करेंगे तो नहीं होगा। सो सी, योगा एंड आयुर्वेद आर टू गुड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आई डोंट रिफ्यूट दैट, बट व्हाट इज अ हर्निया? हर्निया इज अ फिजिकल डिफेक्ट। ऐसा कोई योगा कि आपकी मसल वहाँ ग्रो कर जाएगी और आपको हर्निया नहीं होगा, मैंने नहीं सुना, राइट? हाउएवर, अगर वीकनेस है और आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, अच्छी मसल्स का केयर कर रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर रहे हैं, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ओबेसिटी इसको कम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो हर्निया फुल ब्लोन हर्निया ना बने। okay. यानी कि मेरे को थोड़ा सा डिफेक्ट है, मुझे लग रहा है वो मसल स्ट्रेच्ड है वहाँ पर और मेरा वेट 110 है, मैं उसको 80 तक ले आया, मसल्स को टाइट किया, तो वो हर्निया डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं मैंने हर्निया प्रिवेंट कर लिया, इट मीन्स प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। एक बार हर्निया ऑलमोस्ट बन गया फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अगर आपको यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन है, ओवरवेट, ओबेसिटी, लेस मसल, क्रॉनिक कॉफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर ये वाली प्रॉब्लम है और कहीं पर वीकनेस है तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हो सकता है आपको क्लिनिकली बिग हर्निया ना बने। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने आज बहुत सारी हमें वैल्यूबल चीज़ें बताई और हर्निया के बारे में हम सबको बताया कि क्या होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आपने मिथ्स को भी डीबंक किया। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग विद अस। मोस्ट वेलकम। सो फ्रेंड्स, हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर्निया अपने आप ठीक नहीं होता है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और डियर वंस के साथ में ज़रूर शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।